तो और बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं। मैंने आप लोगों को मैनेजरियल ग्रिड भी पढ़ाया था कि वो टास्क ओरिएंटेड में भी हाई होते हैं और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में भी हाई होते हैं, दोनों में हाई होते हैं। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल फैक्टर जो आता है वो रिलेशनशिप से आता है। और फिर आपके साथ टास्क ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर तीसरा जो आप इन्फ्लुएंस करते हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तीन चीज़ों से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए लीडर इफेक्ट करते हैं। एक तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या सिलेक्ट की है। चीफ एग्जीक्यूटिव के अगर सारे काम छोड़ दें और आपसे कहा जाए दो कौन से काम होते हैं, तो एक काम ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी और इंटरनल एनवायरमेंट भी। क्योंकि एक जर्नल जो है वो हम जब किसी कोई जंग लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, उसको ये पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और उसको ये पता है कि सामने वाले जो फौजी हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है। फिर वो कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा कि मैं किस तरीके से उनके साथ लड़ूंगा, कि मैं डायरेक्ट फाइट करूंगा या छापा मार जंग लड़ूंगा या लॉन्ग टर्म में जंग करूंगा या मैं एक दिन में जंग खत्म कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके दुश्मनों की स्ट्रेंथ क्या है और आपने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो स्ट्रेटेजी डेवलप करता है उसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रेटेजी डेवलप करना। यानी एक तो ये कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक काम हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव का, यानी उसको पता हो कि इंटरनली क्या है और एक्सटर्नली क्या है। और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करें। तो ये आपका काम होता है, स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। जो स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से ओरिएंट होती है, नहीं होती है तो आप उसको उसी तरह से ओरिएंट करते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में आप ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज करते हैं ताकि स्ट्रक्चर शुड मैच द स्ट्रेटेजी। ठीक, तो दूसरी चीज तो ये दूसरा काम आपका क्या हो गया है स्ट्रेटेजी डेवलप करने के बाद कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर जब चेंज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आती है। तो उसमें बाद चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह से करते हैं कि स्ट्रक्चर को ग्रेजुअली चेंज करते हैं ताकि एकदम से इम्पैक्ट नहीं होता। अब बाद चीफ एग्जीक्यूटिव जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो फॉरन भी स्ट्रक्चर चेंज करके अनाउंस कर देते हैं कि जनाब नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। जो भी इंटरेक्शन करके और प्लान करके और वर्किंग करके करते हैं और लोगों को पता होता है दिस इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट, तो ये भी कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर चेंज करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डी लेयरिंग कर दें, हायरिंग कर दें, फायरिंग कर दें, राइट साइजिंग कर दें। जैसे अभी PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड एंड इन एडिशन टू दैट प्राइम मिनिस्टर इज फुली सपोर्टिंग हिम। उसको फिर परवाह नहीं है किसी की भी, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आम चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं था। तो ये भी डिपेंड करता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अपनी पोजीशन कैसी है। अगर स्ट्रांग है एग्रेसिव जा सकते हैं, जाते हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं वो कहते हैं कि हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए लेस पेनफुल हो। और तीसरी चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे लोग अफेक्ट होते हैं पॉजिटिवली, वो है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अब बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लाते हैं। एक मैनेजमेंट प्रोग्राम क्वालिटी का हो सकता है, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो IT का हो सकता है, क्वालिटी IT। एक मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोसेसेस का हो सकता है कि आप सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस चेंज कर रहे हैं। एक मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका ISO 9000 का हो सकता है। इस तरह के एक मैनेजमेंट प्रोग्राम SAP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही IT का हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं उससे भी आप अपनी कंपनी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि हर एक को पता है कि ये जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं इसमें अगर मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं इसमें से अलहदा हो जाऊंगा, मेरी परमानेंट पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी सेंट्रल क्रिटिकल पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो तीन तरीके होते हैं इसके ज़रिए से चीफ एग्जीक्यूटिव आपको इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा जनाब, उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में IT नहीं है, अब आप उसको IT इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट लेवल IT इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। आपको बहुत एग्रेसिव और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे। लोगों को ईमेल यूज़ करना सिखाना पड़ेगा, लोगों को पावर पॉइंट यूज़ करना सिखाना पड़ेगा, MS ऑफिस यूज़ करना सिखाना पड़ेगा।
और जो बिल्कुल नहीं ये सब जानते हैं ना, वो इन चीज़ों से बहुत डरते हैं। हालांकि ये सिंपल चीज़ है, आप सोचेंगे तो आप हंसेंगे, यार इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन जिनको ये नहीं आता वो उससे बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड रहते हैं, फियर फैक्टर होता है। यस जनाब, पूछे, सवाल है कोई? जवेरिया, नहीं, यस सर। कोई सवाल था क्या तुम्हारा? आपने नहीं सर, हाथ, वो गलती से हो गया था। अच्छा चलो ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मैंने बता दिया, सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो चीज़ है कि दैट इज ट्रेड ऑफ एंड सिनर्जीज। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ किस तरह करते हैं कि भाई एक चीज़ थोड़ा सा मुश्किल इम्प्लीमेंट किया तो दूसरी तरफ उसके साथ थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया, या कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है जो कि थोड़ा सा प्रोसेस में कंप्रोमाइज हो लेकिन लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा कि जी मैं आईटी इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन जो सीनियर स्टाफ है, चूँकि 50 ईयर्स के ऊपर जो लोगों को, सीनियर जो एग्जेक्टिव्स हैं, उनको सिर्फ इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, ईमेल यूज़ करना आना चाहिए, और एमएस वर्ड यूज़ करना आना चाहिए, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो पूरा कंप्रिहेंसिवली इसको सीखेंगे। एक ट्रेड ऑफ है। और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सीनियर मैनेजमेंट को इससे एक्सक्लूड ही कर दें। और आमतौर पे जैसे पीएसओ वगैरह में मैंने देखा है, स्विट्जरलैंड में देखा है, आप लोगों ने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि कंप्यूटर का जो भी काम है साहब का, वो सेक्रेटरी कर रहा होता है या कर रही होती है, क्योंकि वो उस एज के लोग, हमारे एज के लोग आईटी से इतने कंफर्टेबल नहीं है। हमारे एज के, हमारी पढ़ाई के बाद आईटी आया है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा उससे रेजिस्टेंस रहती है। तो ये ट्रेड ऑफ है। हालांकि सीनियर मैनेजमेंट शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स। उनके पास लैपटॉप होना चाहिए, पूरी दुनिया से वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर सकें, लीड कर सकें, प्रोग्राम्स बना सकें, प्रेजेंटेशंस कर सकें, इतना तो उनको आना चाहिए। लेकिन आप कभी कभी इसमें ट्रेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट बैलेंस कर लेते हैं आप, इस तरह से उनको सपोर्ट कर देते हैं, तो ये ट्रेड ऑफ है। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में अब ये देखा है, तो सेक्रेटरी वेक्रेटरी कोई नहीं होती है। सब जो है अपने ईमेल्स का जवाब खुद दे रहे होते हैं, अपने ईमेल्स खुद रिसीव कर रहे होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस खुद बना रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो अब इस तरह की जो जनरल मैनेजर या डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, वो दुनिया से एलिमिनेट हो रहे हैं, कि जिनका एक पर्सनल असिस्टेंट है, एक ऑफिस असिस्टेंट है, एक ऑफिस सेक्रेटरी है। अब वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो रही है। अब तो लोग मोबाइल पे ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सिचुएशन है, वहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कि एक लफ्ज इसमें यूज किया गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी डेक्सटेरिटी, एम्बी डेक्स्ट्रस उसको कहते हैं जो अपने दोनों हाथ को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। जैसे बाज लोग होते हैं वो अपना राइट हैंड बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इवन वेट भी इतना ज्यादा नहीं उठा सकते। राइट हैंड से काफी वेट भी उठा सकते हैं, काफी काम भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं खेल सकते। कुछ होते हैं वसीम अकरम की तरह, वो लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लेफ्टी होते हैं। कुछ लोग होते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, वो दोनों हाथ अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा मुसद्दिक, गुड यार, यू आर एम्बी डेक्स्ट्रस, वेरी गुड। तो जैसे मैं भी जब क्रिकेट खेलता था, तो मैं लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करता था, राइट आर्म से बैटिंग करता था। तो बाज लोग होते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं, दोनों हाथों को यूज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह से एम्बी डेक्स्ट्रिटी होती है, उसके अंदर लोगों में एम्बी डेक्स्ट्रिटी होती है। मतलब ये कि उनके पास कोई भी चीज़ आ जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें, वो जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। आपको गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, तो इंटेल जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अमेजोन में, तो वहाँ पे इतने पढ़े लिखे, इतने डायनेमिक लोग आते हैं कि उसको फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी चेंज इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। लेकिन बाज़ जगह पे जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। और जनरल मोटर्स की एग्जांपल दी है। जनरल मोटर में जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव आया, उसने देखा यूनियन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिट्रॉइट में है जनरल मोटर्स भी, और क्रेसलर भी, और फोर्ड भी।
तो बड़े जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिट्रॉइट में है, अमेरिका में, बहुत स्ट्रांग है, और उसमें जो है यूनियन बहुत स्ट्रांग है, बार्गेन करती है, बहुत स्ट्रांगली बार्गेन करती है, और मिलियंस लोग जो ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड देयर। गवर्नमेंट भी टेक केयर करती है कि उनके ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि जिसकी वजह से इन ये कब बंद हो जाए। इसीलिए जब 2007 में रिसेशन आया था तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको $1 बिलियन दिया था कि आप लोगों का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको ओवरकम करें और ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहे, और कई दफ़ा इनको फाइनेंशियल बेल आउट गवर्नमेंट दे चुकी है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका बंद होना जो है किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, जब नया जो चीफ एग्जीक्यूटिव आया तो उसने कहा कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे लोगों को हटाता हूँ और रोबोटिक्स इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे टोयोटा ने बहुत रोबोटिक्स इम्प्लीमेंट किया हुआ है जापान में, रोबोट्स गाड़ियाँ बनाते, तो उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए $24 बिलियन खर्च किए, लेकिन चूंकि उसके लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, वर्कर्स को पता था कि जब ये रोबोटिक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारी जॉब्स चली जाएंगी, तो सही तरीके से रोबोटिक्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, और ये $24 बिलियन इतने थे, इतने पैसों से वो टोयोटा और निसान दोनों को खरीद सकता था। तो बाद अवत चीफ एग्जीक्यूटिव, हमें स्ट्रेटेजी को अगर आप सिर्फ आप उसमें देखें, आइसोलेशन में देखें, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है कि रोबोट्स बनाएंगे गाड़ियाँ, ठीक है, लेकिन उसने अपने कल्चर को नहीं देखा, अपने लोगों को नहीं देखा, और जो ट्रेड ऑफ और सिनर्जी क्रिएट कर सकता था वो नहीं देखा। उसने कहा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे पास पावर है, मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। लेकिन जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद है। तो इसलिए जब भी आप एज चीफ एग्जीक्यूटिव किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जाएं तो ट्रेड ऑफ और सिनर्जीज को समझें, और ये समझें कि आपके प्रोग्राम में लोग आपके साथ है या नहीं है। और दूसरे तरह की चेंजेस होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे रिसेशन आया, अब रिसेशन आने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये ऑप्शन है कि वो आधे लोगों को ले ऑफ कर दे। ये दूसरा ऑप्शन ये रखा, अब चीफ एग्जीक्यूटिव एक कंपनी ने उसने अपने एम्प्लॉयज के सामने ये ऑप्शन रखा कि मैं तुम लोगों में से किसी को ले ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन हम इतने वेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम लोग 4 आवर्स के लिए काम करो, अब मैं तुम लोगों को 4 आवर के वेजेस दूंगा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो विल टेक यू बैक। अब 4 आवर के वजह से ये है कि कम से कम आप गुजारा कर सकते हैं, लग्जरीज आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, आप गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, आप वेकेशंस में नहीं जा सकते, लेकिन आप सरवाइव कर सकते हैं। तो जब ये टफ पीरियड आप निकाल लेंगे तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर नॉर्मल पे आ गए तो उन्होंने सबको दोबारा से फुल सैलरी पे अपॉइंट कर दिया। तो ये ट्रेड ऑफ सिनर्जी थी, बहुत अच्छी ट्रेड ऑफ सिनर्जी थी, इसमें ह्यूमैनिटी थी, तो इसलिए लोगों ने न सिर्फ उसको समझा बल्कि उसे एक्सेप्ट किया, और ले ऑफ से बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो ठीक है कि आप जब जॉब करते रहते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आप जो है कोई जो है आपकी वजह से आप जॉब पे रहें और दूसरा जॉब से पे चला जाए, जॉब उसकी छूट जाए, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने बहुत अच्छा प्लान दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया, और जब नॉर्मल सिचुएशन आई तो सब दोबारा अपनी नॉर्मल सैलरीज में हो गए। इसी तरह वॉलेंटरली पे कट भी होता है कि ठीक है जनाब आप लोग काम करें, लेकिन अब हम वेजेस इतने नहीं दे सकते, इतने दे सकते हैं, तो सबके वेजेस 30% कट किए जा रहे हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जब आप काम करते हैं इसमें लोग रियलाइज करते हैं कि कंपनी की सिचुएशन क्या है और ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, उसको अच्छे तरीके से करें ताकि उसका पेन लोग कम महसूस करें। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक चीज़ ये भी होती है कि नई स्ट्रेटेजी में जो है जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे कोई नई स्ट्रेटेजी, एसपीडीएम में आप लोगों ने एसपीडीएम बहुत स्ट्रेटेजीज को बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो उसमें रेजिस्टेंस आ सकती है। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखना पड़ता है कि कौन से चैंपियंस हैं जो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और रेजिस्टेंट ग्रुप से बात कर सकते हैं। तो आप वो रेजिस्टेंस कम करने के लिए उन लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, और वो फिर आपकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव का एक इशू और भी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव का इशू ये होता है कि जब मैंने कोई स्ट्रेटेजी डेवलप की और कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मूला है सक्सेस का, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में सिचुएशन चेंज हो गई,
जब भी सिचुएशंस चेंज होती हैं तो यू नीड टू रीवैल्यूएट योर स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी चेंज भी होती रहती, होता चाहिए, होते रहना चाहिए। जैसे स्टेजेस हैं उसके मुताबिक चेंज करें। जैसे एस्केप में हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन पे काम करते थे, लेकिन अब जब जब रिसेशन आया तो हम कॉस्ट लीडरशिप पे चले गए कि हम लोएस्ट कॉस्ट पे चीज़ें बनाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट में लोगों को हायर करेंगे ताकि हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। स्ट्रेटजी चेंज हो गई। पास चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, बल्कि अक्सर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ये इश्यू होता है कि वो एक स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, वो स्ट्रेटजी फेल हो रही होती है, उनको भी पता होता है कि ये स्ट्रेटजी फेल हो रही है, लेकिन दे पुट गुड मनी आफ्टर दिस बैड इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान और ज्यादा हो जाता है। ये इमोशनल अटैचमेंट की वजह से होता है कि एक चीज मैंने डेवलप की है तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये चीज फेल हो रही है, और मैं उसको कामयाब करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को और पैसा लगाऊंगा ताकि वो चीज कामयाब हो जाए, वरना मेरी ईगो हर्ट होगी, मेरी प्रेस्टीज हर्ट होगी, और बहुत सारे जो इंसान के अंदर जो चीजें निगेटिविटीज होती हैं और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो सारी चीजें उभर कर आएंगी। तो ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा इश्यू होता है, जिसको कि सीनियर मैनेजमेंट को टाइमली एड्रेस करना होता है, रेजिस्ट करना पड़ता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरवीन करते हैं, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है वो सर्वाइवल की जंग कर रहा है। वजह उसकी ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए या तो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है या फिर बाहर का रास्ता है। अब जो उसने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया है और स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करे। लेकिन जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपनी गलती मान लेते हैं, तो भाई उन सर्कमस्टांसेस में हमने डिसाइड किया था वो स्ट्रेटेजी अच्छी थी, और चूंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो हम वी शुड गो फॉर न्यू स्ट्रेटेजी। ये एक टेम्पटेशन होती है लीडर्स की, जिसको आप एज ए लीडर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जब आप बनेंगे तो आपको कंट्रोल करना जरूरी है। जी कोई सवाल? फिर ओके, फिर अगला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटिंग लीडरशिप अक्रॉस लेवल्स एंड सब यूनिट्स। आपने तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखी हैं जो कि एक तरह के बिजनेस में है, जैसे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है या डिजाइन के बिजनेस में, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मल्टीपल बिजनेसेस में होती हैं, जैसे शेल है। शेल जो है वो लुब्रिकेंट्स के बिजनेस में भी है, और फिर उसके बाद जो है वो फर्नेस फ्यूल ऑयल भी प्रोवाइड करता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, ये जो पावर प्लांट्स हैं यहाँ लगे हुए। और फिर उसके अलावा वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल भी बेचता है। तो उसके मल्टीपल चीज़ें, इसी तरह यूनिलीवर मल्टीपल चीज़ें बेचता है। आपको पता है यूनिलीवर के बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, पीएनजी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वहाँ पे एज चीफ एग्जीक्यूटिव आपका काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्यों ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? क्योंकि हो सकता है एक बिजनेस यूनिट आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो, एक बिजनेस यूनिट हो सकता है मेच्योरिटी पे हो, एक बिजनेस यूनिट हो सकता है स्ट्रगल कर रहा है। तो अब आप एक ही चश्मे से तीनों को नहीं देख सकते, आपको तीनों को डिफरेंट इसमें देखना होगा, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिफरेंट है, और इसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो इसलिए फिर उसका न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बल्कि प्रोडक्ट की स्टेज भी डिफरेंट है। इसीलिए आपने देखा कि जब यूनिलीवर ने देखा कि डालडा के साथ वो नहीं चल सकते, उनके बाकी प्रोडक्ट्स के साथ डालडा जो है हेवी वेट बन रहा है, तो उन्होंने डालडा को स्पिन ऑफ कर भेज दिया उस यूनिट को, ठीक है। और इसलिए ताकि वो अपने उन यूनिट से फोकस कर सके जो अलाइंड है उनके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है, फिर इन द लाइन ऑफ दैट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आप बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जी की एग्जाम्पल लीजिए। अब जनरल इलेक्ट्रिक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे बिजनेस लाइन्स हैं। तो जब ये इसका जो लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या नाम है उसका, नाम बताओ जल्दी से। तो मैं भूल जाता हूँ, तुम लोग भी भूल जाते हो। तो जी जैक वेल्च, ठीक है। तो जैक वेल्च था, जैक वेल्च एम्प्लॉय के तौर पे आया था, केमिकल इंजीनियर था, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया।
19 ईयर्स तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहा और 19 बिलियन डॉलर की कंपनी को 450 बिलियन डॉलर तक ले गया 19 ईयर्स में। बहुत वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो उसने, एक मिनट अजान हो रही है। जी जनाब। तो जो जैक वेल्स था, उसके सामने एक कंपनी थी जिसके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंजेस थे। जी अमेरिका में एक टिपिकल एग्जांपल है कॉन्ग्लोमरेट की। अमेरिका में आप बहुत ज़्यादा कॉन्ग्लोमरेट यू कैन नॉट फाइंड, क्योंकि वो फोकस रखते हैं अपने बिजनेस के ऊपर और उसी पे काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई एप्पल भी तो अब ऑटोमोटिव में आ गया है, लेकिन एप्पल बेसिकली अपनी कोर एक्सपर्टीज़ के ज़रिए ऑटोमोटिव में आया है, क्योंकि एप्पल की कोर एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर। और उसने बेसिकली जो गाड़ी बनाई है, तो गाड़ी तो है ही मेजर प्रोडक्ट, लेकिन जो एक्चुअली जो उसके पीछे जो चीज़ काम कर रही है दैट इज सॉफ्टवेयर। जीपीएस से लिंक्ड है, ऑटो ड्राइवर है, सारी चीज़ें, दैट इज ए सॉफ्टवेयर। तो इसलिए, लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस करती हैं। जैसे आप अमेज़ॉन को देख लीजिए, अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा रिटेल है, ऑनलाइन रिटेल है। अब अमेज़ॉन चाहे तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं करते। वो कहते हैं अपने कोर बिजनेस को एक्सपैंड करो, अगर तुमने एक्सपैंड करा अपने कोर बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करो। दैट्स वाई उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं और इतने बड़ा जाइंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, अमेजॉन है और इस तरह की कंपनीज उनके यहाँ जो है, गूगल है। तो जो लोग इस तरह का माइंडसेट नहीं रखते, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोग इस तरह का माइंडसेट नहीं रखते, वो कॉन्ग्लोमरेट क्रिएट करना चाहते हैं।
तो जब आप कॉन्ग्लोमरेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका माइंड स्केल अप का नहीं होता, बल्कि आपने कहा कि यार मैंने टेक्सटाइल में काम कर लिया, चलो सीमेंट फैक्ट्री लगाते, तो सीमेंट फैक्ट्री लगा लिया, पावर प्लांट लगाते, पावर प्लांट लगा लिया तो चलो शुगर लगाते। तो आपको पाकिस्तान में ऐसे कई ग्रुप्स मिलेंगे जो कि इस तरह की वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट बिजनेसेस में है, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस में, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने बिजनेस को इस तरह से स्केल अप नहीं किया कि वो एक किसी सेक्टर में जाइंट बन करके सामने आए। लेकिन वहां पे अप्रोच ही यही है कि एक बिजनेस एरिया लो, उसी को एक्सपैंड करते चले जाओ। माइक्रोसॉफ्ट शुरू से स्टार्ट हुआ था, डेल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था, आज दुनिया की जाइंट कंपनीज है, क्योंकि वो एक ही बिजनेस में रहे। ये अमेरिकन का मिजाज है। तो जी में कॉन्ग्लोमरेट है, जी कॉन्ग्लोमरेट। तो जब जैक वेल्च आया तो उसने कहा कि मुझे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। अब ठीक है, वी आर इनटू ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस, लेकिन हमें अब हम उनको कुछ कंसोलिडेट करना चाहिए। तो उसने ये क्राइटेरिया रखा कि जनाब प्रॉफिटेबिलिटी 15% से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। 3 साल तक अगर प्रॉफिटेबिलिटी 15% से कम रहेगी, हम उसको स्पिन ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। और दूसरा उसने कहा कि उसके अपने सेक्टर में वो या तो नंबर 1 हो या नंबर 2 हो। अगर 3 है, ये उससे नीचे है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिजनेस। ये अमेरिकन माइंडसेट है कि वो चाहते हैं जिस बिजनेस में रहे उसको टॉप पे रहे। अमेजोन है, टॉप पे है, उसके मुकाबले की कंपनी नहीं है। वॉलमार्ट है, टॉप पे है, उसके मुकाबले की कोई कंपनी नहीं है। तो ये उसने 2 क्राइटेरिया रखे और एक और क्राइटेरिया भी शायद रखा था। और तो उसके बाद उसने बहुत सारे बिजनेसेस को ख़त्म करके कंसोलिडेट किया, 1GE प्रोग्राम लेकर के आया। तो यहाँ पे आपको बताने का मतलब ये है कि जब आप एक कंपनी, ऐसी कंपनी को के चीफ एग्जीक्यूटिव में, जैसे लकी सीमेंट की, तो एक ही बिजनेस कर रहा है, सीमेंट प्लांट है उसका, उसको मैनेज करने के लिए आप एक ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, लकी सीमेंट में इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके बहुत सारे डिविजन्स है बिजनेस के, तो फिर आपको 2 लेयर ऑफ स्ट्रेटजीज डेवलप करने पड़ते हैं। एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के से अलाइनमेंट में फिर बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। जब जैक वेल्च ने उनको दे दिया कि जनाब आप 15% से कम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और 15% अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लिंक्ड होती है इंटरेस्ट रेट से। पाकिस्तान में अगर 15% प्रॉफिटेबिलिटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट ही 10% है। लेकिन अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है 2%, 3%, 4%, इस तरह होता है। तो बिजनेसेस जो प्रॉफिट करते हैं वो 6%, 7% इस तरह करते हैं। तो इसने कहा कि हम जो है अपने उन बिजनेसेस को मेंटेन करेंगे जो प्रीमियम प्रॉफिट लेकर के आएंगे 15%, और अपने सेगमेंट में नंबर 1 होंगे या नंबर 2 होंगे, बाकी को हम खत्म कर देंगे। अब तमाम जो दूसरे बिजनेस यूनिट्स से उनको गाइडलाइंस मिल गई, और गाइडलाइन के नतीजे में क्या हुआ कि जो उनके अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस थे उनको उन्होंने स्पिन ऑफ कर दिया और उन बिजनेसेस पे फोकस किया जो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे थे। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो जैक वेल्च लेकर के आया, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लूजली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर उसने स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। और फिर उसका एक और भी बहुत मशहूर था, बेल कर्व, वो एम्प्लॉइज से रिलेटेड था कि वो हर साल 5% ऑफ द एम्प्लॉइज को फायर कर देता था। जो बॉटम पे होते थे 5%, खुदा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस का कितना प्रेशर था। ठीक है, उनको वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये वो सब कुछ दे करके रिक्रूट करते थे, लेकिन बॉटम 5% फायर्ड, हर साल यही करता था। तो एज ए रिजल्ट उनके अंदर बहुत कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, इतनी कॉम्पिटिटिवनेस आ गई कि एक तो जीई खुद बहुत बड़ी कंपनी बन गई, और जीई से जो लोग इस तरह से फायर होते थे उनको दूसरी कंपनीज ने हाथों हाथ लिया कि भाई जीई का ट्रेंड आदमी। फिर उसने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी शुरू किए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आप करते हैं, उसमें 6 सिग्मा था और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी होती है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि भाई वो एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ सपोर्ट भी कर रहा होता है। कोई किसी को मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा होता है, कोई किसी को सप्लाई चेन में सपोर्ट कर रहा होता है, कोई किसी को प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि इनको कहा ही जाता है सिस्टर कंसर्न्स। सिस्टर कंसर्न्स एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, और बाद औक़त फिर ये लॉबिंग भी कर रहे होते हैं।
ये जो जो लाइक माइंडेड बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी एक लॉबी बन जाती है, दूसरे जो होते हैं उनकी एक लॉबी बन जाती है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इन लॉबीज पे भी नजर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब ये लॉबीज स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपके लिए चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? आ गए एहसन साहब? चले गए? अच्छा जी, तो इनका उन्होंने एक और चीज भी बताई है कि देखिए, बाज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लीडर सेंट्रिक होती हैं, बाज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टीम सेंट्रिक होती हैं। तो जैसे आप अगर जीएसके में चले जाएं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम क्या, बर्नी नाम है उसका, अब है या नहीं पता नहीं मुझे। तो वो टीम्स डेवलप करता था, और टीम्स डेवलप करके टीम से काम लेता था, तो वो टीम सेंट्रिक था। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लीडर सेंट्रिक है। इस वक्त पीआईए क्या है, लीडर सेंट्रिक है, क्योंकि सारे के सारे एक्शंस कौन ले रहा है, वो लीडर ले रहा है। तो ये दोनों तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन की फिर कोर आइडियोलॉजी होती है। देखिए, जैसे इंसान का ईमान होता है ना, आप में से कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या हिंदू है, या यहूदी है, जो भी है, तो आपका ईमान है, आप किसी गॉड पे बिलीव करते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की भी कोर आइडियोलॉजी होती है। ऑर्गेनाइजेशंस की कोर आइडियोलॉजी क्या होती है? जैसे हमने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा आखिरी माइल, लास्ट माइल तक जाकर के सर्व करना है, हमने वो इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ओपननेस के साथ काम करना है। तो ये क्या है, ये आपकी कोर आइडियोलॉजी है। जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी कोर आइडियोलॉजी रखती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती हैं। अब ये जैसे इवन ऑर्गेनाइजेशंस क्या, कंट्री के केसेस में भी आप देख लें कि कंट्रीज अगर अपनी कोर आइडियोलॉजी स्ट्रांग नहीं करते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोर आइडियोलॉजी आपको चलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की कोर आइडियोलॉजी होती है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको सस्टेन करे, प्रमोट करे, और वक्त के साथ साथ उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो उसे चेंज करे। ओके एहसन साहब, राइट, ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर जो लास्ट जो चीज बताई गई कि देखिए, जो आपके जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास हो। बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स के साथ होते हैं, या आपके स्टाफ के पास होता है। कस्टमर की सबसे अच्छी नॉलेज किसके पास होती है? स्टाफ के पास होती है, क्योंकि वो इस कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। तो अब आपका कस्टमर सर्विस अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आप सिर्फ गट फीलिंग से समझ सकते हैं। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर उसको समझना है कि एक्चुअली कस्टमर सर्विस कैसे जा रही है, तो उनको उसको चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो कि एम्प्लॉइज से फीडबैक ले सके, अब इसको काउंटर चेक किया जा सके, कोई मिस्ट्री शॉपिंग या इस तरह के दूसरे मेथड से। अच्छा जनाब, सिचुएशंस अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। जब आप लीडर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उसमें आपके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। यू एंजॉय दोज पावर्स, और पावर्स को आप इंटेलिजेंटली यूज भी करते हैं। लेकिन कभी कभी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। जैसे आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए ऑर्गेनाइजेशन में, अब समझ लीजिए कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं और आप बाहर से लाए गए चीफ एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको लेकर के आए। जैसे पीआईए का चीफ एग्जीक्यूटिव है, पीएसओ का चीफ एग्जीक्यूटिव है, इन सबको कहाँ से लिए गए? बाहर से इंडक्ट किया गया। अच्छा, आ गए। आप जो पीआईए का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको तो एयरफोर्स की भी सपोर्ट है, उसको इमरान खान की भी सपोर्ट है, और इस वजह से ही इज वेरी स्ट्रांग, वो डिसीजंस ले रहे हैं। उसके ऊपर इतने कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो आप पहले सोच नहीं सकते थे। जैसे उसने इतना सख्त ऑडिट किया सारे पायलट्स का, कई पायलट्स को निकाल दिया, एम्प्लॉइज़ को फायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फुल स्टेक होल्डर्स, जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सपोर्ट हासिल है। उसके मुकाबले में जो पीएसओ का चीफ एग्जीक्यूटिव है ताहा, वो एक सिविलियन है। तो और वो चूंकि आउटसाइड से आया है, तो आउटसाइड से आने वाले का प्रॉब्लम ये होता है कि जितने भी डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में, सीनियर जनरल मैनेजर है, उसके साथ वो उसको उस तरह से फेवर नहीं कर सकते जैसा कि एक आदमी नीचे से प्रमोट होता हुआ ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपको जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि फिर बाहर से क्यों लाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव लाने के दोनों तरीके हैं।
एक ये कि अंदर से जो आदमी ऊपर होता हुआ आ रहा है उसको प्रमोट करके चीफ एग्जीक्यूटिव ले आए, और या फिर ये कि आप बाहर से चीफ एग्जीक्यूटिव। पीएनजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम कभी भी, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर होता है तो हम एक एंट्री लेवल ऑफिसर हायर करते हैं। पीएनजी का आपने कभी ऐड नहीं देखा होगा, बहुत कम ऐड देखे होंगे। पीएनजी ऐड नहीं देता। क्यों ऐड नहीं देता? क्योंकि पीएनजी सिर्फ लोगों को एंट्री लेवल पे हायर करता है। शेल के भी आपने ज्यादा ऐड नहीं देखे होंगे, क्योंकि शेल सिर्फ लोगों को एंट्री लेवल पे हायर करता है, टॉप लेवल पे नहीं हायर करता। वही लोग प्रमोट होते होते एक्सीलरेटर प्रोग्राम के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर डेवलपमेंट के अच्छे प्रोग्राम्स नहीं होते, लीडर्स को फाइंड आउट करके ग्रूम करने के जो उनके यहाँ कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता, वो जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है तो उनके अंदर जो इंटरनल लोग होते हैं उनमें से किसी में ही ऐसी लीडरशिप की एबिलिटी नहीं होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके, तो बाहर से चीफ एग्जीक्यूटिव लिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर एनर्जी का जो सिनारियो है ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो अब दुनिया गाड़ियाँ पेट्रोल से नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। पीएसओ का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 3400 रिटेल आउटलेट्स हैं। तो अब पीएसओ को किसी ऐसे विशनरी चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सके और पेट्रोल पंप्स की जगह ऐसे पंप्स ला सके जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर सके, लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हो, सर्विसेज अवेलेबल हो। आपने वो पूरा रीओरिएंट करना है। अगर इसको रीओरिएंट नहीं करेंगे तो पीएसओ कैन नॉट सर्वाइव इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। पीएसओ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे बाहर से लेकर के आए, तो एक्चुअली तो बाहर से नहीं लेकर आए, ये पहले था पीएसओ में काम कर चुका है, मैनेजर आया था, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बना था, फिर कराची इलेक्ट्रिक में चला गया था, फिर उसके बाद अब चीफ एग्जीक्यूटिव आया। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कोई आदमी ऐसा डेवलप हुआ ही नहीं पीएसओ में जो इस सिचुएशन को में स्ट्रेटेजी डेवलप कर सके कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एनर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाना है। अब गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल को ख़त्म कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बना दिया, उसके अंदर इन सबको पीएसओ वगैरह को लेकर के आ गया, क्योंकि ये सब अब एनर्जी से डील करेंगे। ऑयल वाला एरिया अब थोड़ा कम होता जा रहा है, दुनिया ऑयल से शिफ्ट हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव को ऐसे लीडर की जरूरत पड़ सकती है पीएसओ को, जो कहना चाहिए मार्केट सर्कमस्टांसेस को बेहतर तरीके से समझता। ओके, एनी क्वेश्चन? सर बाज़ औक़ात जो है वो जैसे कंपनी का एक ट्रेंड चला रहा होता है, आप फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन देख लें तो उसमें उनका एक ट्रेंड ही होता है कि जो है ना वो आपका जो चेयरमैन आएगा वो आएगा ही एक फ़ौजी आएगा। देखो सुपारको में पिछले 2-3 साल पहले एक बहुत डिबेट चली थी कि उनका एक बहुत ब्रिलियंट एक इंजीनियर था जो कि हर तरह से मतलब हर तौर से जो है ना वो लायबल था कि वो बन जाए चेयरमैन, लेकिन उसको नहीं प्रमोट किया गया और जो है फिर से वो किसी फ़ौजी को जो कि बिल्कुल आप समझेंगे नॉन टेक्निकल साइड पे था, उसको एक टेक्निकल इदारा दे दिया गया। तो उसने फिर एज अ जो है ना वो रिज़ाइन दे दिया, फिर उस इंजीनियर ने वो छोड़ के ही चला गया। तो ये भी होता है कि उनका एक ट्रेंड सेटिंग होती है, वो जो नया बंदा आता है वो फिर आके अपना जब तक समझता है 1 साल 2 साल में उसको समझ में आता है, वो कोई उसको कभी अपना स्टैंड लेना चाहता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है उसका टेन्योर। उसको समझ में ही नहीं आएगा। उसको तो एक डेकोरेटिव पोस्ट दे दिया ताकि वो सुकून से उधर बैठ जाए, उसको वो आर्मी से हटाना मकसद था। ये एक जनरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। आपको पता है चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है कि उनके जो टॉप के 9 लोग हैं उसमें से 8 इंजीनियर हैं। पाकिस्तान भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि आप इंजीनियर्स को की पोजीशन नहीं देंगे। इसलिए तुम जैसे लड़कों को जो लीडरशिप वगैरह स्ट्रेटेजी ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ, इसी पर्पस के लिए पढ़ाता हूँ कि भाई तुम लोगों को आगे जा कर के फाइट करना है और इन फौजियों से भी फाइट करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट लोग तो नहीं है। मतलब एक फौजी, वो भी नॉन इंजीनियर, इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू रन सुपारको। मगर सिर्फ सुपारको में थोड़ी ऐसा हो रहा है, पीआईए में भी ऐसा हो रहा है, और आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी ऐसा हो रहा है, सीपैक जैसे कमर्शियल इदारे में ऐसा हो रहा है, नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन उसमें ही हो रहा है। तो ये तो हमारी दूसरी तरह की जो स्टेक होल्डर्स की जो यही है उसका हिस्सा। अब उसमें जो विनर होता है वो अपने फिर टर्म्स पे आता है। दिस इज एन इशू, वी नो अबाउट इट।
तो अभी मैम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम and welcome back. वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम सर। ओके, तो चीफ एग्जीक्यूटिव्स पावरफुल होते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली उनके पास जो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन दे हैव सर्टेन पावर्स, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बिल गेट्स किया, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, तो उसने अपनी जगह पे सत्या नडेला को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, लेकिन ओनर तो बिल गेट्स है, वो बहुत सारे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, सत्या नडेला उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो वो जो दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव आता है वो अंडर द शेडो ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है, पर्टिकुलरली जब वो ओनर ऑफ द कंपनी हो। लेकिन बिल गेट्स ने ऐसा नहीं किया। बिल गेट्स जब गया तो उसने वाकई पूरी चीज़ें जो है सत्या नडेला के हवाले कर दी, और वो अब वो सोशल वर्क पे ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और दुनिया में इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि भाई स्टेट कंपनीज हैं, स्टेट कंपनीज जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज एक्सपैंड कर दी तो डिफरेंट यूनिट्स के उन्होंने जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह की पोजीशंस या डायरेक्टर पोजीशंस क्रिएट की। अब वो लेकिन उनको एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काम करने नहीं देते, हर चीज़ में अपनी इंटरफेरेंस करते हैं, हर चीज़ में वो अपनी गाइडलाइन देते हैं। रिजल्ट्स के लिए मगर रिस्पॉन्सिबल चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, तो ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादातर ओनर्स हो। खासतौर पर सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जब सेकंड जनरेशन में, पहले जनरेशन में फ़र्ज़ कीजिए कि 4 पार्टनर्स थे, तो दूसरे जनरेशन में 8-10 पार्टनर हो जाएंगे, उनके बच्चे वगैरह, तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे, तो या इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ होंगे। तो अब वो क्या होगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके दरमियान अपनी राइवलरीज चल रही होती हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके एक बैलेंस्ड वे में लेके चलना पड़ता है कि जो डिफरेंट ओनर्स हैं, ओनर्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, और उनके दरमियान राइवलरीज हैं, तो एक कोई बात कहता है तो दूसरा उसको निगेट करता है। एज ए रिजल्ट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके पास वो पावर्स नहीं होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आए। तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा काम यही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करके चले। तो ये कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। फिर उसके अलावा अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है और कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर से आया है, वो एक डिफरेंट कल्चर का एक्सपोजर लेकर के आया है, बाहर से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, कोई जरूरी नहीं कि पाकिस्तान से बाहर आया हो, तो वो फिर उस कल्चर को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें तो उस कल्चर की उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ एडजस्टमेंट, जो सिनर्जीज और ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं वो उस कल्चर के साथ करने पड़ते हैं। उसके बाद और फिर ब्यूरोक्रेटिक हो अगर, तो ब्यूरोक्रेटिक अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अगर डिसेंट्रलाइज करना चाहे तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो इस सारे चीज़ों का कहने का मकसद ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को आप ये नहीं समझिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक पावरफुल पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और अपने पावर को इजीली यूज़ कर सकता है। बिल्कुल नहीं है। जैसे पाकिस्तान के केस में देख लीजिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। सारा आप बता सकती हैं क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इमरान खान के साथ? सारा? जी सर। जी, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? सर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। हम पावर के लिहाज से कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। सर पावर के लिहाज से अगर वो कोई एक्शन लेना चाह रहा है तो जिस तरीके से अगर अभी रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे रिलीजियस थॉट्स हैं, तो अगर उस डोमेन के अंदर कोई भी स्टेप लेने जा रहा होता है तो उसको उन तरफ से पावर्स फेस करनी पड़ती हैं पब्लिक की तरफ से। फिर उसके बाद सेनेट के अंदर जो भी अगर जिस तरीके से कोई लॉ पास करना होता है, कुछ भी डिस्कशन हो रहा था तो उसके अंदर जो है ना लॉबिंग हो जाती है और वो सारी चीजें जो है ना उसको फेस करनी पड़ती है, तो कोई भी एक्शन जो है वो फौरन नहीं ले पाता।
Anyone else? सर लॉबिंग बेस्ड अपॉन एथनिसिटी या लैंग्वेज ये एक कंस्ट्रेंट हो सकती है हमारे पास। लगे आपने जैसे बैगेजिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था हम्म। जिस जिस पे मतलब बैगेजिंग पे जिनका वो ग्रुप होता है जिनका मतलब एक अलग गोल होता है, वो अपने गोल को प्रमोट करने के लिए मतलब एक कंस्ट्रेंट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। जी सही बात है। जैसे जो कहा जाता है कि इस पार्टी के एटीएम्स हैं कुछ, तो वो अपना एजेंडा आगे मूव करना चाहते हैं, और चूंकि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी उनके इन्फ्लुएंस में है और उनकी कोशिशों से चीफ एग्जीक्यूटिव बना है, तो इसलिए उनके एजेंडा को उसको अडॉप्ट करना पड़ता है टू द एक्सटेंट ही कैन। फिर उसके अलावा पाकिस्तान की पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है जो कि बहुत सारे कामों में उसको रजिस्ट करती है, बहुत सारे कामों में उसे सपोर्ट करती है। ये भी एक कंस्ट्रेंट है। ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको नवाज शरीफ ने हायर किया था या फिर पीपल्स पार्टी ने हायर किया था। फिर उसके बाद आपका आर्मी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। बहुत सारी चीज़ों में आर्मी उसे डिक्टेट करती है, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आप कहें कि ऐसा नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स है, सऊदी अरब का प्रेशर है, ईरान का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। बहुत सारे काम जो वो करना चाहता है वो इन पावर्स की वजह से नहीं करता है। जैसे वो सर बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं इसमें। जी एनजीओज भी प्रेशर डाल रही होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो बहुत सारी एनजीओज मिलके प्रेशर डाल रही हैं कि ख़त्म नबूवत का कानून ख़त्म करो। वो उसमें नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे सारा कह रही है कि वो रिलीजियस जो स्टेक होल्डर्स है उनका प्रेशर था, इसकी वजह से वो नहीं कर सके। और इसी तरीके से और FATF का प्रेशर है कि जो चीज़ें उनको मुश्किल है लेकिन करनी पड़ रही हैं। तो इमरान खान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, यानी इमरान खान एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा, क्योंकि FATF का प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, उसकी वजह से ही कर रहा है। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव को आप ये समझे कि उसके हाथ पाँव बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए होते हैं। बहुत सारे काम उसको ऐसे करने होते हैं जिससे अमेरिका खुश हो जाए, जिससे सऊदी अरब खुश हो जाए। जैसे वो बार बार कहता है कि पाकिस्तान का एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 12 तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं करता। कैसे ठीक करेगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा स्टेक है इसके अंदर। ये जो O लेवल्स और A लेवल्स का सिस्टम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आप ये सब खत्म करके एक यूनिफॉर्म एजुकेशन लेकर के आ जाए। तो इस तरह के सर और लेकिन ये आ गई है सिंगल नेशनल करिकुलम के फॉर्म में। अल्लाह करे आ जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए और सब जगहों पे इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर वही दो तालीमी निज़ाम ना रहे। जो गरीब लोग हैं वो सिंगल करिकुलम पढ़ रहे हो और जो अमीर लोग हैं वो कैम्ब्रिज पढ़ रहे होंगे। फिर तो वही बात हो जाएगी कि एक रूलिंग तबका क्रिएट करेगा ये सिस्टम और एक गुलाम तबका क्रिएट करेगा। फिर वो करिकुलम सब पे इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो बीकन हाउस हो, चाहे सेंट पैट्रिक्स हो, चाहे सेंट माइकल हो, ठीक है, चाहे कराची ग्रामर हो, सब पे इम्प्लीमेंट करें। जनाब आप यही करिकुलम पढ़ाएंगे, दिस इज लॉ। तो इतने स्ट्रॉन्ग ये क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं उसमें फिर कंप्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को भी इसी तरीके से आप, ये मैंने आपको बड़े सिनेरियो में इसलिए बता दिया कि आपको पता है कि बड़े सिनेरियो में क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत है पॉलिटिक्स में, आप इसको समझ जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियो में भी यही होता है कि जनाब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट पावर पोजीशन पे लोग होते हैं, और जब आप खासतौर पर एक्सटर्नल चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं तो पावर पोजीशन पे ज़्यादा लोग होते हैं जो कि पहले से ऑर्गेनाइजेशन में सेटल्ड हैं, उनको सिस्टम्स का पता है, प्रोसेसेस का पता है, उन्होंने रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों के साथ। तो उनको साथ लेकर के चलना बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि उनमें से 2-3 ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हार्ट बर्निंग हो रही होती है कि एक्चुअली तो ये पोजीशन मैं डिजर्व करता था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर से इसको लेकर आए। तो दे विल टेक एवरी स्टेप। अगर वो जाहिर नहीं होगा तो मुख्य तौर पे कि उस चीफ एग्जीक्यूटिव को फेल करने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। सब माफिया जो होती हैं या फिर जो आप समझे कि यूनियंस बन जाती हैं, कोalition वो भी। जी बिल्कुल, वो भी है, माफिया भी है, यूनियन भी है। बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो आपको यूनियन नहीं करने देती, माफियाज नहीं करने देती। तो ये भी एक प्रेशर है। यस, अब जैसे इमरान खान को पता है कि जो शुगर केन ग्रोअर हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है,
लेकिन जो शुगर मिल माफिया है वो बहुत स्ट्रांग है, इमरान खान के करीब है, वो उसके डिसीजन के ऊपर असरअंदाज होती है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए इस स्टेज के ऊपर कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे तो आप ये मत समझिए कि अभी बेड ऑफ रोजेज है, अब सारी पावर आपके हाथ में, आप सियाह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को सियाह करें। नो, आपके साथ बहुत सारी फोर्सेस काउंटर एक्ट कर रही हैं, उसमें कुछ सपोर्टिंग फोर्सेस भी है। जैसे इमरान खान के लिए कुछ फोर्सेस सपोर्टिंग भी है, जिस दिन वो सपोर्टिंग फोर्सेस भी खत्म हो जाए तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। और अपोजिंग फोर्सेस भी होती है, कुछ छुपे हुए होते हैं, कुछ जाहिर होते हैं। जी मीर मोहम्मद साहब, सर मसला ही यही है कि वो जब गवर्नमेंट के बाहर थे तो उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े वादे किए हुए, इस वजह से उनको कंस्ट्रेंट्स ये नहीं पता थे या प्रेशर प्रूफ नहीं पता थे। अभी जब वो चला रहे हैं तो उनको अब समझ आ रही है कि मतलब ये हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। आप जब सीट पे बैठते हैं तो आपको बहुत चीजों को कंसीडर करना पड़ता है और बहुत पीछे पावर्स होते हैं जो आपको चला रहे होते हैं। जी बिल्कुल, $200 बिलियन उसने रिकवर करना था, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, 1 बिलियन दरख्त लगाने थे। तो यस बिल्कुल, जब आपको खुद करना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि आप बैलेंस कितनी सारे फोर्सेस को कर रहे हैं, और ये बैलेंसिंग एक्ट है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस बैलेंसिंग एक्ट को इस स्टेज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो जनाब फैमिली में भी तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है ना, कि आपका ननियाल भी है, ददियाल भी है, फिर ससुराल भी है, और आपके अपने घर वाले भी हैं, और इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे मैनेज करके चल रहे हैं, किस तरह से आप कोलिजन पार्टनर्स को लेकर के चल रहे हैं, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से शिकायत नहीं हो रही है, आप ये मैनेज करना सीखें, तो यही वाला जो आपका स्किल होगा फिर वो आपकी जॉब में भी आपके काम आएगा। ये ज़्यादातर जो लड़के हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं कि वो अगर बेगम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, पर्टिकुलरली कंबाइंड फैमिली सिस्टम जैसा हमने देखा है। तो अगर घर वालों को सपोर्ट करते हैं तो बेगम खफा हो जाती है, ससुराल वाले खफा हो जाते हैं, फूफीजाद से शादी करते हैं तो वो खालाजाद नाराज हो जाते हैं। इस टाइप की पॉलिटिक्स होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, घर के अंदर, फैमिली के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। तो इसको अगर आप अच्छे तरीके से स्किलफुली मैनेज करने में अच्छा पॉजिटिव रोल करें, कंट्रीब्यूट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको भी सीख जाएंगे कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंसिंग रोल प्ले कर सकते हैं। जी, फिर उसके बाद जो चीज़ चीफ एग्जीक्यूटिव को रात भर जगाए रखती है वो होती है परफॉर्मेंस, बॉटम लाइन, प्रॉफिट, कॉस्ट प्रेशर, कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, उसका प्रेशर है। अब उसके प्रेशर होने की वजह से जो है वो उसको नींद नहीं आती। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन को आप लोगों को बड़ा शौक है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे चला जाऊं, ज़रूर जाइए, इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे भी, लेकिन इस पोजीशन को आप इंजॉय नहीं करेंगे, इस पोजीशन को आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, और वो ज़्यादातर बिगड़ जाएंगे इतनी पावर देख करके। तो आपके लिए तो वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। आप जैसे आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, नया कॉम्पिटिटर आ गया, आपकी सेल गिरना शुरू हो गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप ये रीजन नहीं दे सकते कि जनाब नया कॉम्पिटिटर आ रहा है वो मार्केट शेयर लेके जा रहा है। आपसे तो ये सवाल होगा कि जनाब आपको इतना मार्केट शेयर पे तो दिया गया था, अब उसके ऊपर आपने क्या किया। और अगर कॉम्पिटिटर आ रहा था तो आप बेहतर प्रोडक्ट लाइए, कम कॉस्ट में लाइए, दूसरे प्रोडक्ट्स लाइए, ताकि आप सही से कॉम्पीट कर सकें। तो आप तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। तो रिजल्ट्स के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस में इंटरनल कंस्ट्रेंट तो है ही, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स भी है। जैसे इमरान खान के ऊपर इंटरनल कंस्ट्रेंट्स तो बहुत सारे हैं, आप समझते भी हैं। एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ये है कि कोरोना आ गया। अब कोरोना उस वक्त आया जब ऑलरेडी मार्केट रिसेशन में थी, यानी पाकिस्तान में रिसेशन भी था, दुनिया में रिसेशन था, फिर कोरोना भी आ गया। अब फिर इमरान खान खुद समझने की कोशिश कर रहा था स्टेक होल्डर्स को और सब चीज़ों को, तो उसमें उसकी लर्निंग पीरियड चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें तो उसको समझ नहीं आ रही थी, अब उसको कुछ समझ में आना शुरू हो गई। तो इमरान खान पे तो चूंकि स्टेक होल्डर्स की थपकी है तो उसको लर्निंग पीरियड मिल गया। अगर आपको स्टेक होल्डर्स की इस तरह से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी तो आपको तो पहले दिन से परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज द केस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर जी बिल्कुल एहसान, सही बात है, IMF का प्रेशर है, उसको हफीज शेख को न सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि IMF का आदमी है वो, ठीक है, बल्कि उसको अब उसने सेनेटर भी बनाया। तो ये हफीज शेख वो आदमी है जो
नवाज शरीफ के साथ भी रहा है और जरदारी के साथ भी रहा है, क्योंकि ये IMF का आदमी है। अब IMF की डिक्टेशंस है, FATF की डिक्टेशंस है, वो कहते हैं सैलरी नहीं बढ़ाओ, IMF वाले कहते हैं सैलरी नहीं बढ़ाओ, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो, गैस की प्राइस बढ़ा दो, बिजली की प्राइस बढ़ा दो, हमारे पैसे हमें मिलते रहे। वो IMF मेक श्योर कि जो आपने $100 बिलियन का लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका एज एग्रीड है वो और इंटरेस्ट आप वापस करते हैं। ठीक है, आपने रुपीज को डिप्रिशिएट किया, डिप्रिशिएट करने से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ कि आपका अचानक जो है लोन 30% बढ़ गया। ठीक है, रुपीज में जब आप गिने तो 30% लोन बढ़ गया। अब आपको ज्यादा पैसे लेकर के वो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे और आपका रेवेन्यू तो डॉलर में रुपीज में आता है, तो आपके लिए वो लोन और ज्यादा बढ़ गया। ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ये सब प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। आप जो एक्शन लेते हैं वो टोटली ऐसा नहीं होता कि आप ही के कंट्रोल में एक्शन होती है, उनका काउंटर एक्शन भी होता है। ठीक है, दूसरे स्टेक होल्डर्स अपने लिहाज से मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है बैलेंस करना, स्टेक होल्डर्स को बैलेंस करना, ऐसे डिसीजन लेना जिसकी वजह से मार्केट में इम्प्रूवमेंट आए या आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आए, आपके रेवेन्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि आपके सामने आप तो कर रहे हैं, आपके सामने फिर कंपटीशन भी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है, इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर भी है। ओके, आपके ऊपर ये भी प्रेशर है कि एम्प्लॉइज कहते हैं जनाब सैलरी बढ़ाओ, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है वो प्रॉफिट ज़्यादा लाओ। अब दोनों काम कैसे कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड? से तो इसमें बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारे तरह के प्रेशर्स होते हैं और बहुत तरह के डिमांड्स होते हैं, बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके अंदर काम करना पड़ता है। और जैसे इमरान खान में आया, ये कोई बहुत अच्छा उसके लिए आइडियल टाइम पीरियड नहीं है। रिसेशन भी है, कोरोना भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, IMF का प्रेशर भी है, FATF धमकियां दे रहा है कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, इंडिया प्रेशर लगा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, तो फिर ब्लैक लिस्ट का मतलब होगा कि फिर आपको फाइनेंशियल बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती, इसी तरीके से ये चीज़ चूंकि आप समझते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं, आप इसी चीज़ को आप अप्लाई कर दें चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी मोर और लेस यही चीज़ें होती हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं सर? गुड, यस सर। वेरी गुड। अच्छा भाई, तो आप वो क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर आपसे बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, तो कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे जब तारिक किरमानी नहीं बल्कि कहना चाहिए शौकत रज़ा मिर्ज़ा आए थे, तो शौकत रज़ा मिर्ज़ा ने वो एंग्रो से आए थे, वो उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करने की कोशिश की। शौकत रज़ा मिर्ज़ा वो आदमी है जिसने एंग्रो को परचेज किया था एक्सॉन से, और वो एम्प्लॉई था, उसकी जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो डिटरमेंट था कि एक्सॉन वाले बाहर जा इसको छोड़ के जा रहे हैं। 25 साल हो गए थे, तो प्लांट को वो स्क्रैप करके जा रहे थे। तो शौकत रज़ा मिर्ज़ा ने उनको आइडिया दिया कि भाई हम खरीद लेते हैं उसे। तो उसको ये भी इंटरेस्टेड था, जिसने फाइनली अब खरीद ही लिया, दाऊद हरकुलिस वाले ने। अब दाऊद ओन करता है एंग्रो को, तो उसने फिर अपने सारे कलीग से बात की, एम्प्लॉइज से बात की कि भाई ये हम खरीद लेते हैं, हम इसे चला सकते हैं, हम इसे चला रहे हैं। तो फिर लोगों ने अपना सारा प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, बेगम के जेवरात, जो चीज़ें भी थी, लोगों ने बेच करके इतने पैसे जमा करके दे दिए। एक्सॉन ने भी उनको कंसेशन दी कि ठीक है एम्प्लॉइज़ को बेच रहे तो हम कम पैसे में दे देंगे। एज ए रिजल्ट ही परचेज दैट। विजनरी आदमी था। तो उसने जब PSO में गया, उससे पहले अंसारी साहब थे, उन्होंने कल्चरल चेंज पे बहुत काम किया था। कि जितने भी आपको ग्रीन कलर के जो PSO के रिटेल आउटलेट्स नज़र आते हैं, वो सब अंसारी साहब के दौर में ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। वरना PSO के पेट्रोल पंप बड़े बेरौनक से होते थे, पुराने से होते थे, उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता था, तो उन्होंने इस पे काम किया। फिर उसके बाद ये जब शौकत रज़ा मिर्ज़ा आए, तो उन्होंने कल्चरल चेंज पे बड़ा काम किया। अब कल्चरल चेंज पे क्या काम करते, क्या पुराने सारे एम्प्लॉइज़ को रिप्लेस कर देते जो पान खा करके पी के ऐसे साइड में फेंकते थे। दाऊद सेंटर में PSO का ये सब वाला कल्चर था। तो फिर दाऊद सेंटर से ये शिफ्ट हुए और ये जो खलीकुज़मा रोड के ऊपर बिल्डिंग है, PSO की बिल्डिंग है, उसमें शिफ्ट हुए। तो वो जब उसमें शिफ्ट हो गए, तो फिर ये शौकत रज़ा मिर्ज़ा आए। शौकत रज़ा मिर्ज़ा ने इंजीनियर्स को और MBS को हायर करना शुरू किया।
तो वो उनका एक ग्रेजुअल प्लान था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज करूँगा। ऊपर के लो लेवल पे लोग थे जो बीए पास थे, इंटर पास थे, एमए पास थे, बीकॉम किया हुआ था, और फिर अब नीचे लेयर से इंजीनियर्स और एमबीएज आना शुरू हुए। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कामों को टेक ओवर करना शुरू किया। तो ये कल्चरल चेंज की, क्योंकि पीएसओ आगे जा करके SAP इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, अब ISO 9000 इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंट करना चाहते थे, क्योंकि इनका कॉम्पिटिशन शेल के साथ है, ठीक है। और गवर्नमेंट इनको कोई सपोर्ट नहीं करती है पीएसओ को, बल्कि गवर्नमेंट एट टाइम्स शेल को सपोर्ट कर देती है। और इसकी बहुत रिसेंट ये भी एक प्रेशर्स होते हैं, इसकी बहुत रिसेंट है। उसके खैर दूसरे रीज़न भी होते हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो बर्बाद किया जा रहा है, उसमें करप्शन का एलिमेंट तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक और फैक्टर है कि ये विलफुली इसको बर्बाद कर, ताकि जब पब्लिक भी तंग आ जाए, कहे कि भाई इसको बेच दो, ये हमारे पैसे टैक्स पेयर्स की मनी इसके अंदर जा रही है, तो वो उसे बेचेंगे तो उस कॉस्ट से भी लोअर बेचेंगे जो उसकी कॉस्ट लग सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि इनको बर्बाद किया जाए। इसलिए आप देखें रेलवे को बर्बाद किया जाए, PIA को, PSO को, SSGC को, सूर्यनर्दन को, और वो जितने भी हमारे पिंडी के पास जो फैक्ट्रीज हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, आर्म एनिमेशन की फैक्ट्रीज, उन सबको इसी तरह बर्बाद किया जा रहा है, ताकि जब इसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए तो यही लोग बहुत लोअर प्राइस पे इसे खरीद लें। ये भी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो इसके साथ हो रहा है। स्टील मिल भी शामिल है इसी चीज में। स्टील मिल भी बिल्कुल इसी तरह शामिल है, वरना पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक स्टील मिल चलाना कोई बड़ी बात थी यार, पाकिस्तान तो 10 स्टील मिल चला सकता है। तो ये सब इश्यूज होते हैं। तो कल्चर को आपने चेंज करना होता है। तो कल्चर को चेंज करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम पे एफर्ट्स करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना PI का चीफ एग्जीक्यूटिव, दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है, लिख लो। मकसद ही नहीं है, नियत ही ठीक नहीं है। वो तो जानबूझ करके एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। स्टील मिल में भी ये हुआ, PI में भी ये कर रहे हैं, ताकि जो खरीदे उसके ऊपर प्रेशर कम, ठीक है। जिसने खरीदना है वो तो पहले डिसाइड हो गया, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स नहीं बदलते। सामने शक्लें बदल जाएंगी कि कभी जरदारी आ जाएगा, कभी नवाज शरीफ आ जाएगा, कभी इमरान खान आ जाएगा, बिलावल आने वाला है। तो ये सामने तो शक्लें बदल जाएंगी, पीछे जो वो वाले स्टेक होल्डर्स हैं ना जो मुल्क को चला रहे हैं, वो नहीं बदलते। तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये PIA किसको देना है, और रेलवे किसको देना है, और PSO किसको देना है। उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को डाउन साइजिंग कर रहे हैं। PIA के एम्प्लॉयज़ को इतना कम कर देंगे कि कोई भी आदमी लेगा तो उसको एम्प्लॉयज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें अगर कोई अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव चला जाए, वो उसको ठीक भी करने की कोशिश करे, तो इंटेंशन ही नहीं है उसको ठीक करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये पॉलिटिक्स है जो कि इसलिए आप लोगों को भी समझना चाहिए। इसलिए बाज़ औक़ात बाज़ पोजीशंस को रिफ्यूज़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर स्कोप ही नहीं है। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? आ रही है सर समझ में। हाँ, गुड। तो पहले से पता था, अब जरा मैंने क्लियर कर दिया तुम लोगों को। तो फिर कल्चर का ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस से गहरा ताल्लुक है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जितना स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और लीडर्स का बहुत अच्छा स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है कल्चरल चेंज पे, पर्टिकुलरली जिस लीडर पे लोग बिलीव करते हैं। जैसे चाइना में अभी जो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, चाइना की तरक्की हो रही है, चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो उसकी वजह क्या है कि उनके लीडर के ऊपर लोगों को बिलीव है कि ये वाकई चाइना को चेंज करना चाहता है। इसलिए जब वो कल्चरल चेंज कर रहा है, और चाइना का ये बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है। 1.25 अरब की आबादी को क्या कहते हैं, सोशलिज्म से वो कन्वर्ट कर रहे हैं कमर्शियलिज्म पे। और तो जाहिर है माइंडसेट ही डिफरेंट है। सोशलिज्म में आपको परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं काम करूंगा, काम करने के बाद जो भी काम करूंगा एंड में मुझे ये चीजें मिलेंगी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि हार्ड वर्क करें या नहीं करें। फिर उसमें और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करने का मकसद नहीं है। तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सोशलिज्म से कन्वर्ट कर रहा है, पूरी चाइना को कमर्शियलिज्म पे।
और उस तरह से बनाना चाह रहा है जैसे अमेरिकन इकनॉमी है, जैसे ब्रिटिश इकनॉमी है, कैपिटलिज्म पे लाना चाह रहा है। इट्स अ बिग चेंज, बड़े कंट्रोल्ड वे में उसको कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इस कल्चरल चेंज में चाइनीज उस आदमी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि लीडर इज डूइंग द राइट थिंग। जब आपके लोग ये बिलीव करें कि लीडर इज डूइंग द राइट थिंग, तो यू ऑटोमेटिकली गेट द सपोर्ट। और उसके लिए आइडियोलॉजी होना ज़रूरी है। फिर वो कल्चर के जो फॉर्म्स होते हैं, सिंबल, स्लोगन्स, रिचुअल, सेरेमनीज, वो सब आप लोग पढ़ा चुका। तो कल्चर चेंज बाद वक्त इतना डिफिकल्ट होता है कि आप नए ऑर्गेनाइजेशन बना लें वो आसान होगा, लेकिन पुराने ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन, उसका आप कल्चर चेंज करें, दैट विल बी ह्यूजली डिफिकल्ट। पाकिस्तान रेलवे का आप कल्चर चेंज करके दिखा दें, PIA का आप कल्चर चेंज करके दिखा दें, ठीक है, दैट विल बी ह्यूजली डिफिकल्ट। तो ये सब इश्यूज होते हैं। फिर सक्सेशन का कुछ जिक्र है, सक्सेशन के साथ ही मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सक्सेशन ये है कि देखिए, लीडर के बाद उसका नंबर 2 लाया जाए। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे PNG है, शेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके अंदर सक्सेशन प्लानिंग HR वाले बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करते हैं और उनके पास बैकअप में 2-3 लीडर्स तैयार होते हैं। उनके यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस नहीं आता, ठीक है। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर होता है, उसकी जगह दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आ जाता है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह की, जो बाहर से फिर लीडर लें, उनको जरूरत नहीं है। बाहर से लीडर सिर्फ उस सूरत में लेते हैं जबकि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही रेडिकल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो बाहर से रेडिकल लीडर ले लेते हैं। जैसे जेफ बेजोस को अब वो आ रहा है रिटेल में, तो ज़ाहिर है अमेज़ॉन का तो रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो रिटेल के लिए उसने कहीं बाहर से आदमी ले लिया कि वो सारा रिटेल को करे, मैनेज करे, इंटीग्रेट करे, ओमनी चैनल बनाए। इस तरह की सिचुएशन में इन ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाता है। ओके। और लीडरशिप का एक और जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव टीम। एग्जीक्यूटिव टीम क्या है कि जनाब आपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स की टीम बना दी 4-5 लोगों की, वो मिल करके फैसले करते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि चूंकि वो रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेते हैं। तो बहुत PSO में एग्जीक्यूटिव टीम है, PIA में एग्जीक्यूटिव टीम है, तो ख़ासतौर पे जो नए जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव टीम के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टेक होल्डर्स के जो अपने कंसर्न्स हैं वो अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाते हैं और जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसको फिर ओन करते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जीक्यूटिव टीम भी बहुत सारे लीडरशिप के रोल प्ले करते हैं। ओके, तो काफ़ी है। यस, मेरा ख्याल में काफ़ी है। यस सर। चलो गुड।